आपने तो ये जो सारी बातें बताई ये उम्मीदवारों के लिए और सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इस मुश्किल इम्तिहान को कैसे आपने पार किया, कितने अटैम्प्ट आपको देने पड़े थे और उस दौरान जो है वो कैसे, मतलब क्या कैफियत थी आपकी? जाहिर सी बात है कि आदमी कामयाब होता है, नाकाम होता है, तो वो सारा कुछ आदमी झेलता है, तो वो क्या था? जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया ना कि लोग मुझे आज इस हालत में देखते हैं, लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं है कि मैंने कितने धक्के खाए हैं और मैं कितनी बार गिरा हूँ। अब जब मैंने बताया कि मेरा सेशन 2 साल लेट हो गया, अब मैंने कैलकुलेशन किया कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई करूं तो शायद मेरे अटैम्प्ट्स नहीं मुझे मिल पाएंगे। 28 साल तक ही तब आप एग्ज़ाम लिख सकते थे, मैं जनरल कैटेगरी में था, तो मेरे 4 अटैम्प्ट पूरे नहीं होंगे। तो फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है हमदर्द स्टडी सर्किल, उसमें एक दाखिले का एग्ज़ाम होता है, मैंने वो एग्ज़ाम दिया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, मैं दिल्ली चला गया। अच्छा, दिल्ली चला गया तो वहाँ पे मुझसे पहले जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था वो लोग भी मौजूद थे, जो मेंस भी लिख चुके थे। वहाँ पे एक हमारे अभी फॉरेन सर्विस में मेरे बैचमेट हैं डॉक्टर सोहेल एजाज़ ख़ान, उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है, तो तुम उर्दू को ऑप्शनल क्यों नहीं ले लेते? उस वक्त जो है 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो एक तो ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, फिर मैंने कुछ दिन फ़ारसी पढ़ी, मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया और 1 आध साल तक मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता रहा था। अब देखिए हिमाकत आदमी कैसे करता है, तो उस वक्त मुझे लगा कि भाई मैं इतना पढ़ के आया हूँ, पब्लिक एड, इनको मेरे बारे में क्या इल्म है, ये मुझे बता रहे हैं। तो मैंने उनकी बात पे उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी मुझे देनी चाहिए थी और मैं उस हिसाब से फिर पढ़ाई करता रहा। अच्छा, हमदर्द का एक अजीब सा दस्तूर था, उसमें क्या होता था कि जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दे देते थे तो वो हॉस्टल तकरीबन 2 महीनों के लिए बंद कर देते थे। अच्छा। अब हम जैसे आदमी को जिसका दिल्ली में कोई यारो मददगार ना हो, उसको तो घर ही जाना होता है, तो हमने थोड़ा बहुत सामान जो मैं ट्रेन में लेके जा सकता था उसको उठाया, मैं चला गया गाँव अपने। अब गाँव में ना किताबें, ना बिजली और ना पढ़ने का वो माहौल, ना लोग। 2 महीने मेरे वहाँ गुजरे। जब मैं लौट कर आया तो मुझे इस बात का एहसास हो गया कि लोग पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मैं पूरी पैर काट के आया हूँ, तो मैं क्या करूँ? अच्छा, फिर वही ऑप्शन होता है कि वो हर जगह पे ना मोड़ आते हैं, रास्ते होते हैं, कौन सा रास्ता अपनाना है। तो फिर मैंने ये कहा कि भाई अपनी पूरी ताकत झोंक दो जितना हो सकता है। तो सब मैंने फिर जो है पिक एंड चूज़, जिसको आप कहते हैं, पिक एंड चूज़ करके 2 ऑप्शनल और जीएस का पेपर पढ़ा और उस वजह से वो इम्तिहान उतना अच्छा नहीं हो सका जितनी कि मुझे तवक्को थी और मुझे इंटरव्यू का कॉल नहीं आया। यानी रिटर्न तक आप पहुँचे? मैं रिटर्न तक पहुँच गया था और फिर जब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि शायद मैं इस बार इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा तो मैं क्या करूं, तो फिर वापस होना तो ऑप्शन ही नहीं था अपने पास, हार ऑप्शन नहीं होता है। तो हमने कहा कि अब पढ़ाई शुरू करते हैं अगले इम्तिहान के लिए, ठीक है ना, एक में नाकाम हो गया, अभी 3 अटेम्प्ट तो और बचा हुआ है। तो पढ़ाई शुरू की और फिर मैंने सोहेल की उस बात को बहुत सीरियसली लिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की किताबों को खैरबाद कहा, उसको डोनेट किया, उर्दू किताबें पढ़ना शुरू की। क्योंकि बात ये नहीं है कि सब्जेक्ट कौन सा लेते हैं, बात ये है कि जैसे रेस होता है ना, तो रेस में किस घोड़े पे आप दांव लगाइएगा, तो जो कम वक्त में ज़्यादा रफ्तार से दौड़ सके वही घोड़ा जीतता है। तो जब सिविल सर्विस की आप तैयारी करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बारे में अगर आपको पहले से अच्छा खासा इल्म हो तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। तो एक फितरी तौर से मुझे चूँकि लिटरेचर की तरफ झुकाव था, रुझान था, तो मैंने उर्दू पढ़ना शुरू किया। तो उसी वक्त में जिस दरमियान में पब एड की तैयारी कर सकता था, उससे कम वक्फे में मैंने उर्दू का पूरा पेपर पढ़ लिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आपको विरासत में मिलती रहती हैं, आप जानते हैं। फिर अभी 2 महीने का मसला फिर से दरपेश था। तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, वो हॉस्टल में था एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उसको अल्टीमेटम दिया कि भाई मैं 2 महीने के लिए एग्ज़ाम के बाद तेरे पास रहने के लिए आ रहा हूँ, तुम अपना देख लो। तुमको मुझसे शिकायत हो सकती है लेकिन मैं अल्टीमेटम पहले दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये तो मैं मजाकन कह रहा हूँ। वो नीरज जिसका जिक्र मैंने किया,
तो मैं उसके पास चला गया और 2 महीने फिर वहाँ बैठ के पढ़ाई की। वो भी चूँकि तैयारी कर रहे थे तो एक अच्छा माहौल भी मिल गया। और वापस जब हॉस्टल खुला तो तब तक मैंने एक पेपर की तैयारी पूरी कर ली थी। दूसरी बार भी जब इम्तिहान मैंने दिया है तो मेरे 100 नंबर के सवाल छूट गए उसमें। हत्ता कि एक सवाल तो उर्दू में पूरा छूट गया कि एक सवाल में ए और बी ऐसे 2 छोटे सवाल थे, मैंने उसको 1 और 2 गिन लिया। मेरा पेपर पूरा हो गया, मेरे पास 30-40 मिनट का वक्त भी बचा था, मैं रिवीजन करता रहा, उसको 1 और 2 गिनता रहा। जब हम निकले बाहर और हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, कैसा क्या लिखा, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तुमने आज खुदकुशी कर ली है, तुम 60 नंबर का पूरा सवाल छोड़ के आए हो। बहरहाल मैं ये चीज़ें या अपनी हिमाकतें या अपनी गलतियाँ इसलिए गिनवा रहा हूँ कि ये आप नहीं समझिएगा कि कैसर खालिद कोई परफेक्ट आदमी है। ये बेवकूफ़ी उससे भी हुई है और हम सब से होती है। इशू ये है कि उसका हम क्या करें। तो बहुत आप ये समझ सकते हैं कि अपने ऊपर कितना शदीद गुस्सा मुझे आया होगा। बहरहाल एक दिन जब बैठा हुआ था यूं ही और सोच रहा था कि बुरे से बुरे हालत में कितने मार्क्स आएंगे, तो मैंने वो कैलकुलेशन किया तो मैंने देखा 985 नंबर से कम नहीं आएंगे मुझे, कितना भी मेरा मार्क्स काट ले। और उस वक्त 940 के आसपास कॉल आती थी, तो मैंने देखा कि मुझे कॉल तो आ जाएगी, मैं इंटरव्यू के लिए तलब हो जाऊंगा। तो वहाँ से मैंने इंटरव्यू का फिर सिलसिला शुरू किया। अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिल करके बैठने लगे, डिस्कस करने लगे और अल्लाह का शुक्र है कि कॉल आई मुझे और मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी इंटरव्यू में गया यूपीएससी में। अच्छा, मज़े की बात इंटरव्यू की यह है कि जो मेरा ग्रुप था ना, 6 लोगों का ग्रुप होता है, उसमें 4 मेरे पहचान के लोग, उसमें से 3 मेरे कॉलेज के लोग, साइंस कॉलेज पटना के, तो मुझे उनकी कैपेबिलिटी मालूम। अच्छा, इंटरव्यू में जितने लोग जाते हैं अमूमन 1:2 का रेशियो रहता है, मतलब अगर 100 सीट है तो 200 लोग बुलाए जाएंगे। अब इंटरव्यू देकर कोई आ रहा है, मेरा चौथा नंबर था, उसको पूछिए कि कैसा गया, वो कहेगा बहुत अच्छा, मेरा तो बहुत अच्छा गया है। अब मेरा तो बहुत अच्छा गया, इसका मतलब ये सीट तो भाई फुल हो गई। अब मेरे से आगे 4 आदमी थे, मैं चौथा, 3 आदमी थे। जब तीसरे का स्टार्ट हुआ इंटरव्यू तो चौथे पे मैं था। तो ये मई का महीना था और दिल्ली में अगर आप रहे होंगे तो मई में दर्जे हरारत टेम्परेचर 42, 47, 44 डिग्री जाता है। तो जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के ना, उनका रूम्स है, चैम्बर्स है, उसी में इंटरव्यू चलता है। तो एक कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा है, अंदर में एसी में वो बैठा हुआ है और बाहर एक कुर्सी लगी होती है और वहाँ पे एक कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है। उस वक्त मेरे पास टाई भी नहीं थी, दूसरी टाई मांग के लेके गया था। मुझे लगता है कि शायद पैंट वगैरह ही, मेरी अपनी शर्ट भी शायद किसी से लेके गया था, जूता वूता भी ऐसे ही था कुछ। आप समझ लीजिए कि क्या हालत थी। 2-3 बार तो बाथरूम में जा कर के ना चेहरे पे पानी मार के आया हूँ। दिल धड़कता है ज़ोर ज़ोर से कि पता नहीं। और यकीन मानिए कि इज्जत और बेइज्जती के दरमियान का जो एक ज़रा सा फासला है ना, बस वो लाइन है। दरवाज़ा खुला, आप अंदर या बाहर। तो ऐसा था। खैर वो साहब निकले। अब आपको इतना वक्त नहीं होता है कि आप उससे पूछ सकें कि तुम्हारा कैसा गया है। आप तलब मुझे अंदर बुलाया गया तो आप समझ सकते हैं मैं पसीने से पूरा भीगा हुआ था, तरबतर था। अब वो सिल्वी दास मैडम थी मेरी बोर्ड की जो है चेयरपर्सन, मतलब यूपीएससी का एक मेंबर होता है और 3-4 लोग और होते हैं इनवाइटीज़ जो साथ में रहते हैं। मैं वहाँ गया हूँ तो मैं खड़ा, वो मेरा बायोडाटा पढ़ रही है। 2 मिनट तक तो उन्होंने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। अब मैं सोच रहा हूँ या अल्लाह मेरे से क्या गलती हुई है कि मतलब इतनी बेइज्जती तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी होगी। तो मैंने सोचा अब मैं पूछ ही लेता हूँ कि क्या मैं बैठ जाऊँ इस कुर्सी पे। तो उन्होंने सर उठाया, ओके प्लीज़ सिट डाउन। बैठने का उन्होंने मुझे इशारा किया। अच्छा, मैं ये भी सोच रहा हूँ मेरे बायोडाटा में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से वो इतनी इन्हमाक से उसको पढ़ रही हैं। तो बहरहाल जो पहला सवाल और जो मुझे शायद उम्मीद भी थी, यही किया उन्होंने कि तुम गर्ल्स स्कूल में क्यों पढ़े हो। तो मैंने कहा मैडम वही एक स्कूल मेरे गांव में था और वो लड़कों में भी पढ़ाते थे। मेरे वालिद ने मेरा एडमिशन वहाँ करवा दिया तो मैंने वहीं से पढ़ाई की है। अच्छा ठीक है, शायद उनको इल्म भी होगा क्योंकि नॉर्मली जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हासिल किए हुए लोग होते हैं, आला ओहदों पे पहुँचे हुए। आगे वो पढ़ती गई तो बोले तुम्हारी हॉबी डिबेटिंग है। डिबेटिंग हॉबी कैसे होगी?
अच्छा, चूँकि ये हॉबी पे क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे अपनी तैयारी याद आई कि हम लोग जब हमदर्द में बैठते थे तो हम क्या करते थे, हमारे पास एक टेबल टेनिस का ना क्या बोर्ड कहिए उसको, तो टेबल टेनिस के बोर्ड में हम रात को क्या करते थे कि एक तरफ का हटा दिया और इधर 3-4 कुर्सियाँ लगा दी और हम सब कैंडिडेट ही मेंबर बन के बैठ जाते हैं और हम में से एक आदमी स्टूडेंट के तौर पे जाता है वहाँ पे। तो हम ये मॉक इंटरव्यू जिसको कहते हैं ना, वो वहाँ करते थे और हमारी कोशिश एक ही होती थी कि स्टूडेंट को कितने अटकाया कैसे जाए ताकि वो वहाँ पे अगर कहीं फंस जाए तो उसको निकलने का रास्ता मालूम हो। तो हमदर्द ने ये चीज़ सिखाई मुझे कि जब भी कोई गुफ्तगू करो तो सबसे पहले उसकी बुनियाद पे जाओ, हॉबी क्या है, इसकी बुनियाद यहाँ पे थी। तो हॉबी की जो तारीफ़ है वो ये है कि ऐसा कोई भी चीज़ जो आप खाली वक्त में करते हैं और जो आपको पसंद हो। तो 2 चीज़ें हैं उसमें, खाली वक्त की चीज़ हो और आपको पसंद हो। तो फिर मैंने उसी हिसाब से उसकी तारीफ़ वहाँ पे की कि मैं जब तन्हा होता हूँ तो मैं किसी टॉपिक के बारे में सोचता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ उस पर मैं बोलूँ, उस पर अपने ख़यालात का इजहार करूँ। अब होता कि हाथ कंगन को आरसी क्या, उन्होंने मुझे फ़ौरन कहा कि ठीक है लव मैरिज पे बोलो, 1 मिनट फॉर में 1 मिनट अगेंस्ट में, चूँकि आप ब्लफ नहीं दे सकते। तो अल्लाह का शुक्र था कि मैंने वो गुफ्तगू कर ली, चूँकि मुझे ये आदत थी कि मैं इस हिसाब से कोशिश करता था और वाकई वो मेरी हॉबी थी। और यही कोशिश कामयाब कोशिश थी, यानी सेकंड अटेम्प्ट में आप क्लियर कर चुके। हाँ, इसी में बस आपने इसमें अटेम्प्ट आपने क्लियर कर लिया। आप दरमियान में जॉब सेटिस्फैक्शन का एहसास तो आपको 12 हुआ होगा, तो ऐसा कोई दिलचस्प वाक़या या कोई मामला जो आप हमारे नाज़रीन के गोशे गुज़ार करना चाहें? देखिए, वाक़ये बहुत सारे हुए, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने जुल्म को, नाबराबरी को बहुत नज़दीक से देखा था, महसूस किया था। तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं जहाँ पे भी रहूँ मैं लोगों के लिए अवेलेबल रहूँ। तो इसलिए आज भी मेरे पास आने के लिए किसी आदमी को अपॉइंटमेंट नहीं लगता है, दरवाजे खुले रखते हैं। तो जो कोशिश मैं कर सकता हूँ मैंने अपने लेवल पे वो कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे इख्तियार में नहीं है लेकिन किसी और तरीके से हो सकती है, किसी और ऑफिस में जाने से हो सकती है, तो वहाँ पे रहनुमाई करना कि भाई तुम्हारा काम ऐसे हो जाएगा ये। और आप देखिए, मैंने एंटी नक्सल ऑपरेशन में काम किया है गढ़चिरौली में। आपको मालूम है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में जब मेरी पोस्टिंग हो रही थी तो मेरे एक चाहने वाले ने मुझे यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर से फ़ोन किया कि साहब एक आदमी का पोस्टिंग पहले प्रपोज़ल गया तो उन्होंने अपना कटवा लिया, फिर दूसरे का गया उन्होंने भी अपना कटवा लिया, अब आपका गया है आप भी कटवा लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे एक बार गढ़चिरौली जाना है, मुझे जाके देखना है वहाँ है क्या। तो मेरी पोस्टिंग हो गई गढ़चिरौली में और एडिशनल एसपी एंटी नक्सल ऑपरेशन, वो भी गढ़चिरौली से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है अहेरी, वहाँ पे वो ऐसी जगह थी जहाँ रहने के लिए मेरे मकान भी नहीं था, वो मकान मैंने खुद बनवाया जा कर के वहाँ पे। अब ये समझ सकते हैं कि उन क्या हालत होगी, एक 2-3 हज़ार का गांव होगा वो। अब वहाँ पे जब आप निकलते हैं तो भरोसा नहीं होता कि कब कौन सी चीज़ आपके साथ हो जाए, एम्बुश हो जाएगा, फायरिंग हो जाएगी, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, किससे साबका पड़ जाए, किससे 2-4 होना पड़े, अब कह नहीं सकते। जंगल का इलाका है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। वहाँ पे काम करने से मैंने इस चीज़ को सीखा कि जब भी कभी आपको आउटपुट चाहिए तो वो एक टीम एफर्ट होगा। आप तने तनहा बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप पूरी टीम को साथ लेके चल रहे हैं तभी आप सब महफूज भी हैं और तभी आप आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। वो एक सबक था जो कि आज तक मेरे साथ जारी है कि मैं जहाँ पे भी मैंने काम किया मैंने कोशिश की मैं टीम वर्क में काम कर सकूँ। वो करीब 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया, फुल टेन्योर वहाँ पे काम किया। बड़े खट्टे मीठे वहाँ पे चीज़ें आई। हम ट्राइबल गांव में जाते थे, बहुत सारी मोरल वैल्यूज़ जो हम पढ़ते आए थे किताबों में हमने वहाँ जाके देखा। मैं एक छोटा वाक़या आपको बता देता हूँ। एक बार जो है हम लोग पेट्रोलिंग में जा रहे थे तो हमने देखा एक देहात के आदमी को कि वो जामुन जो गिरा हुआ था पेड़ के नीचे वो उठा के खा रहा था। तो हम में से एक शख्स ने उसको पूछा कि तुम ये नीचे गिरा हुआ जामुन क्यों खा रहा है, पेड़ वाला जामुन क्यों नहीं तोड़ के खाता है, इसमें तो मिट्टी लग गई है। तो उसने देखा हमारी तरफ और कहा कि जो नीचे गिर गया वो मेरा है और जो पेड़ पे है वो पखेरू का है, वो परिंदे का है। उसकी कोई तालीम नहीं होगी, उसका शायद कोई एक्सपोजर भी नहीं होगा किसी बड़े शहर से, लेकिन उसके अंदर जो एक इंसाफ का जज्बा था। मैं हैरान हूँ उस चीज़ को सुन के और समझ के कि उस शख्स में भी, उस जंगल में रहने वाले आदमी के अंदर ये फेयरनेस है, जस्टिस का ये कंसेप्ट है कि जो नीचे है वो मेरा है, जो गिर गया वो मेरा है,
जो पेड़ पे है वो परिंदे का है। तो सीखने को चीज़ें मिलती हैं। फिर एम्बुशेस हमने देखे, फायरिंग्स देखी, अपने लोगों को खोया वो देखा हमने, बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हमने। तो एक उसने सिखाया। फिर वहाँ से निकल के सिंधुदुर्ग। एक बारो पुलिस अफसर हसास दिल शायर भी हो सकता है, इसकी आप जीती जागती मिसाल हैं। तो ये शायरी का ज़ौक़ व शौक़ कैसे परवान चढ़ा? ये अल्लाह का एहसान है भाई। बारो तो मैं नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हाँ, मेरे पास आकर के लोगों को शायद पशेमानी ना हो और उनको लगे कि उनका इस्तकबाल है, और खुश दिली से मैं ज़रूर मिलता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बचपन से ही एक हिजरत का सिलसिला रहा, पहले घर से, फिर अपने इलाक़े से। आप समझिए कि 1987 में मैंने अपना गांव या अपना ज़िला छोड़ दिया। आज कितने साल हो गए, 30-35 साल हो गए। तो आज तक मेहमान की हैसियत से हम वहाँ जाते रहे। फिर उसके बाद पटना, पटना के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके और सब जगह। आप चीज़ों को एक है ना बदलते देखते रहते हैं, और वैल्यूज़ को बदलते देखते हैं, जो लोगों को बदलते देखते हैं, और सिस्टम्स बहुत अलग अलग हैं। आपकी मुराजियत किस किस की तरफ होगी, कब कब होगी, आप कह नहीं सकते। एक तो ये है। फिर थोड़ा हसास होने से क्या होता है कि बहुत सारी दुश्वारियाँ आती हैं। जैसे मैं एक मिसाल आपको दे दूं कि हमें ट्रेनिंग के दरमियान एक बार उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल हैदराबाद में पोस्टमार्टम दिखाने के लिए ले जाया गया। अच्छा, हमारा एक सब्जेक्ट होता है ट्रेनिंग में, इसको कहते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन वो सब्जेक्ट है जो इंसान की मौत से शुरू होता है। बाकी चीज़ें मौत पे जाके ख़त्म होती हैं, ये वहाँ से शुरू होता है। तो बॉडी मरने के 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद किस हालत में होता है, उसका हश्र क्या होता है, तमाम चीज़ें, क्योंकि तफ्तीश के लिए वो चीज़ें ज़रूरी भी हैं। यकीन मानिए कई हफ्तों तक मैं खाना नहीं खा पाया, क्योंकि आप इंसान को उस हालत में देखते नहीं हैं, और अल्लाह ना करे कि आपको देखना पड़े। फिर हमें पोस्टमार्टम दिखाने के लिए ले जाया गया। अब जब हम लोग गए तो कभी आपको अगर फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाने के इत्तफाक हो तो आपको ये नज़र आएगा कि वहाँ पर थोड़ी दूर से 100 मीटर के आसपास आप पहुँचेंगे कि आपको एक तेज़ बदबू की ना एक झटका सा लगता है। और चूँकि वहाँ के बहुत सारी डेड बॉडीज़ स्टोर रहती हैं, बड़े हॉस्पिटल में अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ रहेंगी, और चूँकि बहुत सारी जगहों पे जो सिस्टम है उसको स्टोर करने का वो उतना अच्छा नहीं है, तो वो सड़ने लगती हैं। आप नज़दीक जाते जाइए, वहीं लोग मिलेंगे, वो खा पी रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, खुश व खुर्रम होंगे, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे, और आप कह नहीं सकते उनको देख कर के इनको कोई ऐसा एहसास भी है कि बगल में एक लाश सड़ रही है। बहरहाल मुश्किल से हम लोग गए वहाँ पे। अब जब हम गए, एक बड़ा सा हॉल होता है ना जहाँ पोस्टमार्टम होता है। अब डॉक्टर साहब आए, एक असिस्टेंट आया, हाँ जी आज क्या है। जब होटल में जाते हैं तो आप कहते हैं मेनू में क्या है खाने का, तो हाँ जी आज क्या है। बोले सर वो 4 डेड बॉडी आई है एक्सीडेंट की। ठीक है, एक लेके आ जाओ। जैसे अब दाल चावल रोटी मंगाते हैं, फिर वो बताने लगे कि देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और मेरा जहन कहीं और घूम रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंसान का क्या अंजाम यही है, ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म होती है। अच्छा, फिर क्या है कि अब जब नेशनल पुलिस एकेडमी से हैदराबाद शहर की तरफ जाएंगे तो दरमियान में एक बहुत बड़ा मरघट है, और चूँकि हैदराबाद का सबसे बड़ा मरघट है मूसी नदी के किनारे, तो वहाँ अमूमन आप धुआं उठते हुए देखेंगे, बॉडी जल रही होती है। और मैं जब भी उधर से गुजरता था तो मुझे मीर का वही शेर याद आता था, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो अब ये मंज़र सामने है। फिर सर खोला जाता है, फिर जिस्म खोला जाता है, फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं वहाँ से निकल गया। ये चीज़ें होती हैं कि जो एक हसास आदमी होता है ना, तो क्या होता है कि हसास आदमी की हसासियत उसके लिए एक हुनर भी और सज़ा भी है। अंदर की चोट बहुत गहरी होती है। तो हसास आदमी के लिए ये जो चोट होता है ना, ये उसको बहुत सारी चीज़ों पे उलझा देता है ज़िंदगी। और जब इन उलझनों से आपको निजात चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप सोचने लगते हैं कि ऐसा ही क्यों है। और जब ये ऐसा ही क्यों का सफ़र जैसे आपने शुरू किया, तो फिर आपको तमाम फ़िलासफ़ीज़, तमाम चीज़ें, तमाम जो चीज़ें मतलब जो आपने पढ़ा होता है वो सारी चीज़ें ऐसे फ्रेम की तरह सामने आती हैं। और मुझे लगता है कि तख्लीक की इब्तिदा में ये झटका खाना ज़रूरी है। तो चाहे फिर मोहब्बत में लग जाए, चाहे नौकरी में लग जाए, चाहे कारोबार में लग जाए, लेकिन जो चीज़ आपको सोचने पे मजबूर कर दे
मुझे लगता है कि वो आपको तख्लीक पे भी मजबूर करती है। यानी इस तरीके से आपके अंदर का जो शायर है उसने ये सारे तजर्बात मशाहिदात को जो है देखते हुए उसका इजहार का जो है वो तरीका निकाला और आप एक बहैसियत शायर जो है वो आप सरगर्म हुए। फिर नहीं, मैं लिखता बहुत पहले से था, मैं डायरीज़ लिखता था और छोटी कहानियाँ लिखने की कोशिश करता था, कभी अशार भी लिखता था, आज़ाद अशार तो बहुत लिखे। तब क्या होता था कि तब ज़िंदगी का मुआयना इतने करीब से नहीं हुआ था, लेकिन नौकरी में आने के बाद आप ये कहिए कि जैसे आप रगड़ देते हैं किसी सरफेस को तो बिल्कुल चमकने लगती है। तो ये हालात के सर्दी और गर्मी ने इतनी चीज़ें दिखा दी। और फिर क्या होता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो अपने मसाइल लेके सामने आते हैं, उनके मसाइब होते हैं। क्या होता है, किसी को किसी ज़िक पहुँची होगी, चोट पहुँची होगी, ज़ख्मी हुआ होगा, कोई मर गया होगा, किसी के साथ रेप हो गया होगा, किसी के साथ चोरी डकैती हो गई। तो बुनियादी तौर से वो अपनी दास्तान आपको सुनाता है। ज़रा आप और ध्यान में जाइए और वो पूछे कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो रिश्ते टूटते बनते हैं ना, उसके इतने पहलू आपको आएंगे। और मैंने इतनी चीज़ों को देख लिया रिश्तों के दरमियान, इंसेस्ट तक देख लिया मैंने, इतने इन्वेस्टिगेशंस किए, कैसे कैसे लोग दूसरे को दगा दे सकते हैं, वफ़ा और बेवफ़ाई क्या है, इंसान का दूसरे पे एतबार कितना हो सकता है, एतबार कैसे टूटता है, कैसे लोगों के नज़रियात बदल जाते हैं, कैसे रिश्तों में दरार आती है और कैसे रिश्ते बिल्कुल खट्टे हो जाते हैं। मतलब पुलिस जो है, एक तो फर्स्ट लेवल पे आप क्या करते हैं कि आप किसी को इंसाफ दिलाते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान के जो वाक़या उसके साथ गुजरा है उसकी थोड़ी सी अंदर में आप जाते हैं और पूछताछ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो इंसान की शख्सियत के बेशुमार पहलू आप पे रूनुमा होते हैं। और फिर वो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम किधर जा रहे हैं, हमारे वैल्यूज़ क्या हो गए, हमारी कदरें कहाँ गईं, हमारा सफ़र किस समत में है। इस तफक्कुर को लीजिए, फिर इंसानियत जहाँ पहुँच रही है, साइंस में जहाँ जा रही है, टेक्नोलॉजी में जहाँ जा रही है, सियासत में जहाँ जा रही है, समाजियात में जहाँ जा रही है, माशात में जहाँ जा रही है, और इंसान कदरों में जहाँ गिरता जा रहा है, इसके दरमियान के फ़र्क को, इस खाई को अगर आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि एक हसास शख्स के तौर पे मुझे ये बहुत परेशान करता है। और यहीं से अल्लाह का शुक्र है कि ख्याल आ जाता है, अल्लाह कुछ ना कुछ ख्याल डाल देता है जहन में, और फिर कोशिश कीजिए तो वो फिर कागज़ पर आ जाता है। एक अच्छा IPS अफसर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, अपनी ड्यूटी अंजाम देता है, लेकिन अगर उसके अंदर एक बहुत अच्छा मुकर्रर भी छुपा हुआ है और वो उसका इजहार करता है तो ये सोने पे सुहागा है। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो ये खिताबत की दौलत ये कैसे आई? जैसा मैंने अर्ज़ किया कि बुनियादी तौर से क्या है कि ये शुरू हुआ वो डिबेट से। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार शायद भाई डिबेट में गया, वो 9वीं क्लास में था, और उसमें यह था कि पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो सही चीज़ है कि नहीं है। अब मैं तो रट्टा मार के गया था, और मैं गया हुआ आँख बंद करके जो याद था वो फट बोल के वापस आ गया। मुझे इसमें प्राइज़ मिल गया, बल्कि फ़र्स्ट प्राइज़ मिल गया, और मुझे एक डिक्शनरी मिली भार्गव की, बहुत मशहूर डिक्शनरी होती थी। लेकिन हमारे उस्ताद ने मुझे बाद में कहा कि राजधानी एक्सप्रेस की तरह आए, इन्होंने एक छोटा सफ़र किया और ये वापस चले गए। तो ये बात मेरे जहन में बैठी रही कि मैं राजधानी एक्सप्रेस की तरह क्यों गया वहाँ पे। ये हसास आदमी, ये प्रॉब्लम होती है, वो अटक जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं ऐसा ना बनूं। तो मुझे याद आया कि यार ये जो न रटने से तो नहीं बात बनेगी, आपको मलका होना चाहिए, आपको अबूर होना चाहिए सब्जेक्ट पे, तो वो कैसे आएगा। तो फिर धीरे धीरे मैंने ना पॉइंट्स लिखने शुरू किए, कागज़ पे पॉइंट लिख के ले जाने का, फिर उसको देख के बात करने का। मैंने आपको इकबाल हॉस्टल का जिक्र किया, वहाँ डिबेट होता था, तो वहाँ तक तो मैं सिर्फ पॉइंट पर आ गया था कि पॉइंट लिख के लेके जाऊँ तो शायद मैं बात कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक कोशिश मैंने ये की कि मैं सीखता रहूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं साइंस कॉलेज में भी था या पटना कॉलेज में भी था, तो मुझे जिस इंसान के अंदर जो अच्छाई नज़र आई, तो मैंने कोशिश ये कि मैं उसको अपने अंदर कैसे लेके आऊँ। आप समझिए कि आपका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आपने क्या किया है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आपने क्या किया, आपका सब्जेक्ट फिज़िक्स बहुत अच्छा है, तो आपने क्या किया है। उसी ढंग से आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, आप जिस हिसाब से गुफ्तगू करते हैं वो लोगों को इम्प्रेस करता है, तो आपके अंदर ये चीज़, ये जौहर क्या है। तो मैंने धीरे धीरे कोशिश की उसको सीखने की। इसमें वक्त लगता है, इसमें बहुत बार गिरना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीज़ आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। बल्कि मैं यहाँ पे तमाम ख़ासतौर से स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि मैं ये समझता हूँ कि इंसानी शख्सियत का
जो ग्रोथ का पोटेंशियल है ना वो लामहदूद है, लामहदूद है। आप जितना उसको इम्प्रूव करना चाहें उतना आप कर सकते हैं। बल्कि मुझे याद है कि मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना जिसको कहते हैं, जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है, तो फाउंडेशन कोर्स होता है 3.5 महीने का पहले, वो सबका साथ होता है। मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ये तो रहना ही रहना है। इसके अलावा बाकी लोग भी रहते हैं, जितनी सीट है उस हिसाब से। तो वहाँ पे जो हम लोगों का जो पहला सेशन हुआ, मुझे उसमें से 2-3 चीज़ें याद हैं। तो एक मुकर्रिर ने कहा कि आप में से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा नहीं है, आप सब लोग जनरल बैकग्राउंड से, आम घरों से आए हुए लोग हो। ये इसलिए मुमकिन हो सका कि ये सिस्टम फेयर है, इंसाफ पे मबनी है। तुम कोशिश ये करो कि जब तुम इस सिस्टम को छोड़ो तो इसको अगर बेहतर नहीं कर सके तो कम से कम यहाँ पे रखो, ताकि बाकी लोग भी जो इसी ढंग से सपने लिए आते हैं, जनरल बैकग्राउंड से आते हैं, छोटे शहरों से, देहातों से आते हैं, वो भी इसमें आ सकें। तो ये क्या चीज़ है कि इसने हमको ये सिखाया कि अच्छाई जहाँ से मिल जाए, वो मीरास है इंसानियत की, उसको लेना चाहिए। तो फिर आईने के सामने खड़े होकर कोशिश की, वहाँ बोलना शुरू किया, फिर अपने दोस्त अहबाब जो हो जाते थे उनके सामने, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो पढ़ाने में बहुत सारी चीज़ें सीख गया मैं, क्लासेस मैंने लिए। तो अब 10-20 बच्चों के सामने बोलना आसान नहीं है। तो धीरे धीरे करके मैंने ये महसूस किया कि आपके अंदर सलाहियत जो है ना उसका ग्रोथ होता है, और आप जितना पढ़िएगा, मैं यहाँ पे भी आया हूँ तो मैं कुछ सुनते हुए आया हूँ, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं सफ़र में हूँ, कोई खाली वक्त हो तो उसमें कुछ ना कुछ तालीम, कुछ नॉलेज, कोई चीज़ हासिल करता रहूँ। तो जब आपके पास एक लेवल का नॉलेज आ जाएगा तो फिर आप अच्छे मुकर्रिर भी बन सकते हैं, बशर्ते कि आप तकरीर पे भी काम करें। ये एक सिलसिला है, मतलब, और ये किसी कैसर खालिद के लिए नहीं है, ये हर वो शख्स जो कोशिश करेगा हासिल कर लेगा। कैसे साहब, ये यूपीएससी का अब देखें हम हाल के कुछ बरसों में तो हमारे नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है वो राग़िब हो रही है, और ऐसे यूपीएससी इम्तिहान के ख्वाहिशमंदों को क्या मशवरा देना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चीज़ है सपने देखने। ज़िंदगी में सिर्फ यूपीएससी नहीं है, छोटे सपने आपकी उड़ान को महदूद कर देंगे। तो हर शख्स को बड़ा सपना देखना चाहिए। जब आप बड़ा सपना देखेंगे तो फिर हाथ पाँव भी ज़्यादा मारना है। तो पहली बात है सपने बड़े देखने चाहिए। दूसरी चीज़ कि इंसान को कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट से ही कोई चीज़ हासिल होती है। जो शख्स आज बहुत कामयाब है, ऐसा नहीं कि उसने झटके नहीं खाए, वो फेल नहीं हुआ, वो नाकाम नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन साहब का अभी 80वां जो है यौम पैदाइश अभी गुजरा है। जो आज उनको सुपरस्टार के तौर पे देखते हैं और कहते हैं कि अमिताभ बच्चन साहब की ये कमाई है, उन्होंने शायद उनकी तारीख़ नहीं पढ़ी कि जब एक साथ लगातार 14 फिल्में उनकी नाकाम हुई थी। आप मुझे ये बताएं कि जिस शख्स की 14 फिल्में पिट जाएं उसकी क्या वैल्यू होगी, लेकिन क्या उस शख्स ने छोड़ा? आज हम उनके आवाज़ के दीवाने हैं। रिकॉर्ड पे है कि वो ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए रिजेक्ट हुए, उनकी आवाज़ मौजूद नहीं है अनाउंसमेंट के लिए, और आज कितनी डॉक्यूमेंट्रीज उनकी आवाज़ में हैं। तो हम में से हर शख्स नाकाम होता है। अगर ज़िंदगी ख़त मुस्तकीम पे चलती ना, स्ट्रेट लाइन पे चलती, तो हम सब मर चुके होते। ये उतार चढ़ाव, नशेब व फराज, यही ज़िंदगी का हुस्न है, यही हमें सिखाता है, और इसी वजह से खुशी और गम के लम्हे हमको मैसर आते हैं। तो आप गिरेंगे, आपको तकलीफ़ पहुँचेगी, आप नाकाम होंगे। उठिए, खड़े होइए, झाड़िए बदन को और चलिए। तो आप सफ़र करते रहेंगे तो आप मंजिल तक पहुँच जाएंगे। पढ़ना कैसे है, याद रखिए कि जिस चीज़ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसके लिए कंपटीशन भी उतना कड़ा होगा। वो बहुत सही बात मैनेजमेंट में कहा जाता है ना कि अगर आप चने फेंकेंगे तो बंदर मिलेंगे, शेर के लिए तो कुछ और चाहिए ना, हिरन चाहिए उसके लिए। तो अगर आप टॉप कोई बॉस चाहते हैं और आप उसको कहिए कि तुम कलर की तनख्वाह में काम करो, नहीं मिलेगा। तो क्या होता है कि जो चीज़ जितना पावरफुल होता है, जितनी वैल्यूबल होती है, उसके लिए मेहनत भी उतनी ज़्यादा लगती है। तो उस पावर को खाली मत देखिए, उस रास्ते को देखिए। तो उसके लिए आपको अपना मजबूत बेस बनाना पड़ेगा, और बेस आपकी पढ़ाई की सूरत में होगा, फिर आपके सब्जेक्ट पे अबूर की सूरत में होगा, फिर आप उसको जिस ढंग से पेश करते हैं प्रेजेंटेशन, उसकी सूरत में होगा, और धीरे धीरे करके आपके अंदर वो मलका आता जाएगा
कि जैसे मैंने कहा ना कि जब मैं ग्रेजुएशन कर चुका था तो मुझे आइडिया हो गया था कि मैं सिविल सर्विस के करीब करीब पहुंच गया हूं। मैं एक बार नाकाम हुआ हूं, झटका खाया हूं, लेकिन मुझे लग गया कि अगली बार इंशाल्लाह मैं उस लिस्ट में हूँगा। तो ये अपने ऊपर भरोसा और आपका जो भी जिसको मानते हैं, जिस खुदा को मानते हैं, उस पर भरोसा। और मैं समझता हूँ कि मुझे जिस चीज़ ने बहुत सुकून दिया या कंसोल किया वो ये था कि मैं नमाज़ पढ़ता था। आप जिस ढंग से भी अपनी प्रेयर करना चाहें, तो क्या होता था कि वो एक ऐसा दरबार है ना जहाँ कितना भी रो लो, कितनी भी कुछ कर लो, शिकायत कर लो ना, वो ये नहीं होता कि तुम रिजेक्ट कर दिए जाओगे। तो हमको ऐसा लगता है कि वो एक कैथारसिस वो भी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि मुझे बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला, सीनियर्स का सपोर्ट मिला, कलीग्स का सपोर्ट मिला। अगर वो कंपटीशन भी करते थे तो एक हिसाब से मुझे सपोर्ट करते थे, क्योंकि मैं उनको देख के सीखता था। तो मैंने हमेशा उसको अपने लिए बेहतर जाना कि ये ठीक है, ये इस वक्त लगता है कि ये मुझे कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, लेकिन उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ और मैं अपने मेयार को ऊंचा कर सकता हूँ। तो जब भी कभी कोई नाखुशगवार वाक़या भी आ जाए तो मैं समझता हूँ कि उसमें सीखना क्या है। अगर हम उस चीज़ को लेना शुरू करें तो हम इम्प्रूव हो जाते हैं। ये तो बात कर रहे हैं हम उन उम्मीदवारों की जो इम्तिहान देना चाहते हैं या दे रहे हैं। हम अब उन उम्मीदवारों की बात करेंगे जो इम्तिहान दे चुके हैं और हज़ार कोशिशों के बावजूद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो जैसे इश्क में मरहला होता है ना कि महबूब के आने से पहले और जाने के बाद, यही दो वक्त बहुत गहरा गुजरते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले और रिज़ल्ट आने के बाद, ये जो दरमियान का वक्फा है ना, इसमें अगर मेरा नहीं हो रहा है, और कई लोग स्टैग्नेट करने लगते हैं। स्टैग्नेशन क्या होता है कि समझिए कि जैसे हमारे वक्त में 2000 मार्क्स का मेंस का पेपर है और 940 के आसपास कॉल आती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 920, 930, 911 ऐसे मार्क्स लाते हैं, या फिर 950, 960 इतने तक लाते हैं। तो ऐसे लोगों को बैठना चाहिए उन लोगों के साथ जो कि क्वालिफाई किए हुए हैं, और उनको एसेस करना चाहिए कि मैं कहाँ पे स्टैग्नेट कर रहा हूँ। स्टैग्नेशन कभी इल्म की, देखिए क़िल्लत इल्म या क़िल्लत तदब्बुर, ये दो फ्रेजेस हैं। या तो आपको इल्म की कमी है या रिफ्लेक्शन की कमी है। रिफ्लेक्शन की कमी मतलब आप जिस ढंग से उसको प्रेजेंट करते हैं वो नहीं है जो यूपीएससी चाह रहा है। अब ये देख लीजिए कि मुझे एक सवाल में 6 मुद्दे लिखने चाहिए, 6 पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए, और मैं 4 पे आकर टकरा हूँ। इसका मतलब मुझे फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो हमको हमेशा जो आंसर मैं लिखता हूँ उसको रीअसेस करना चाहिए इंडिपेंडेंटली, या किसी से करवाना चाहिए कि मैं क्यों अटक रहा हूँ। एक दूसरी चीज़ क्या है कि यूपीएससी का जो आज का एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें इंटर रिलेशनशिप ऑफ थिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सीधे सीधे सवाल नहीं आते। अब मैं एग्ज़ाम्पल मिसाल दे दूं कि अब सवाल अगर ये आ जाए ज्योग्राफी में कि मुंबई की तारीख़, इसकी लोकेशन, इसकी ग्रोथ की एक बहुत बड़ी वजह है, एसेस कीजिए, एनालाइज कीजिए। अब आपको किसी किताब में ये चीज़ नहीं मिलेगा कि मुंबई की हिस्ट्री और मुंबई का लोकेशन इसके ग्रोथ की वजह है, लेकिन आप ये जानते हैं कि कोई शहर ग्रो क्यों करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बंदरगाह है जहाँ सामान आना जाना होता था, यहाँ पे ट्रेन बहुत पहले चालू हुई, यहाँ कपास का पैदावार इसके हिंटरलैंड में होता है, यहाँ मिल्स आ गई तो मिल की वजह से शहर बढ़ गया। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ फिल्म आ गया तो फिल्म का एक बड़ा सेक्शन स्टार्ट हो, म्यूज़िक आ गई। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेड पहले स्टार्ट हुआ तो फाइनेंशियल कैपिटल यहाँ का ये बन गया, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा मुंबई है कहाँ, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इसकी इस लोकेशन को इसको फ़ायदा क्या है, इसका कनेक्ट इसके पीछे से क्या है, इसका कनेक्ट इंटरनेशनली क्या है, यहाँ पे कैसे लोग होते हैं, यहाँ इल्म कैसा है, यहाँ पे लोगों में जो अब ये कहे कि इंटरप्रेन्योरशिप है वो कैसा है, इसके आसपास जो लोग हैं उनमें कैसा है। गुजरात से लोग आए, साउथ से लोग आए, नॉर्थ से लोग आए, खुद महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर शहर को कैसा बनाया। अब ये सवाल आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको वहाँ बैठ के बनाना पड़ेगा। तो जब आपको ऐसे सवाल दरपेश हों तो आपको नॉलेज का जो लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसको वहाँ बना सकें। तो यहाँ कमी रह जाती है। कैसा साहब, ये सारी बातचीत काफ़ी पुरमग़ज़ और काफ़ी मुदल्लल अंदाज में हुई और नाज़रीन के लिए कई दिलचस्प बातें आपने बयान की और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस मुलाकात के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे जनाब कैसर खालिद साहब। इंशाअल्लाह दीवान ख़ास में
अगली मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।